दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इंडिका कोचिंग पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ विषय से हट करके कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करने के लिए आए हैं जो कि आजकल यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा विषय है वह है कि अवसाद, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन यह लोगों के अंदर आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक, और इसके बढ़ने के पीछे कारण क्या हैं? तो इसके बढ़ने के पीछे कारण है कि देखिए क्या है कि लॉकडाउन हुआ, अधिकांश लोगों की जॉब चली गई, अधिकांश लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हुए तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि तनाव उत्पन्न लोगों के बीच में होता क्या है, या इस तरह की यदि समस्या आ रही है तो इन समस्याओं से हम कैसे निपटें, इन सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ हाल ही फिलहाल में एक घटना घटी जो कि फिल्म इंडस्ट्री से थी। इसमें हमारे सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक उभरते हुए अभिनेता तनाव में ही आकर के सुसाइड कर लिए। ठीक, तो ऐसी घटनाएं सामान्य लोगों में ही नहीं घटित हो रही है, बड़े बड़े लोगों में घटित हो रही है। ये कुछ लोग कहते हैं कि खाने की दिक्कत है, पहनने की दिक्कत है या रहने की दिक्कत है, ऐसे लोगों में तनाव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। लेकिन नहीं, तनाव की स्थिति या अवसाद की स्थिति किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। और यह क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। और इस समस्या को जब भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है या इसका सही निदान नहीं कर पाता है तो इस समस्या से ग्रसित हो जाता है और अंततः वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ठीक, तो जरूरी है कि इस समस्या को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझें, इसको हल्के में ना लें। जब भी किसी भी व्यक्ति के पास इस तरह की समस्या आती है तो सबसे पहली बात है कि उस समस्या को पहचानें। उस समस्या को पहचानने के बाद उस समस्या का निदान क्या है, निदान कहाँ हो सकता है, इसके लिए कौन कौन से मार्ग हैं, उन मार्गों का अनुसरण करें। ठीक है, तो चलिए इन्हीं विषयों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं कि यह समस्या उत्पन्न होती क्यों है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी वर्क को, किसी कार्य को करने के लिए जब प्रेरित होता है या करना चाहता है और जब उस कार्य को वह नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और यह तनाव उस कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित तो करता है लेकिन वह कार्य उससे पूर्ण नहीं हो पाता है और इसी तनाव की स्थिति में आकर के व्यक्ति जो है गलत कदम उठा लेता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन एक एक सिद्धांतों पे हम लोग चर्चा करते हैं और उन सिद्धांतों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हर मनुष्य जो है एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है। और जब मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है तो उसमें तीन तरह की चीज़ें जो होती है डेवलप होती है। तीन तरह की चीज़ें क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। पहला है क्या? ये है ईदम। पहला है ईदम। यह क्या है? अचेतन मन पर आधारित होता है। मनुष्य के अंदर जो हो ये चीज़ें डेवलप होती है ईदम, जिसे हम कहते हैं कि यह अचेतन मन पर आधारित होती है। दूसरा है ईगो। दूसरा है ईगो, यह पूर्ण चेतन मन पर आधारित होता है। और तीसरा है सुपर ईगो, जिसे परा अहम कहते हैं। यह आदर्शवादी नैतिकता पर आधारित होता है और इसको परिभाषित किया फ्रायड महोदय ने। मनोवैज्ञानिक थे ये। मनोवैज्ञानिक है कौन? फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय कहते हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है। अब मनोवैज्ञानिक प्राणी होने के कारण इसके अंतर्गत तीन चीज़ें जो होती है डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? पहला चीज़ हमने आपको बताया ईदम, दूसरा बताया
ईगो यानी अहम, और तीसरा है सुपर ईगो यानी पराया अहम। अब यह चीज़ें है क्या? तो देखिए, ईड जो है यानी ईदम जो है व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर देता है। वह कार्य गलत है या सही है उसका यह विश्लेषण नहीं करता। यह क्या करता है कि व्यक्ति को प्रेरित कर देता है कि आपको ये कार्य करना है। ठीक। अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या जो लोग जिनके बारे में कुछ समझ डेवलप नहीं होती है, इन लोगों के बीच यह प्रक्रिया तेज़ी से उभर करके आती है। जैसे आप लोग बच्चों को देखेंगे, बच्चे किसी काम को करने के लिए जिद कर देते हैं। ठीक। जिद करना ही क्या है, उनके अंतर्गत ईदम की जो अधिकता है उसका बढ़ जाना है। उनके अंदर ईदम की अधिकता होती है। इस कारण से क्या करते हैं कि वह किसी भी कार्य को करने के लिए जिद कर देते हैं। ठीक। लेकिन वहीं पर अहम जो है, अहम क्या करता है, उनको नियंत्रित करता है। अहम के माध्यम से उनको नियंत्रित किया जाता है। जैसे उनके मम्मी पापा हों या कोई भी हो, उनको उस काम को या उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, रोकता है, यानी उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक। और वही व्यक्ति के अंतर्गत एक सुपर ईगो होता है जिसे हम परा अहम कहते हैं। परा अहम क्या करता है कि यह आदर्श और नैतिकता पर आधारित होता है। आदर्श और नैतिकता पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक। यह सामाजिक बंधनों को व्यक्ति को बताने का प्रयास करता है। ठीक। अब देखिए, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में जो ईगो होता है यह बैलेंस का कार्य करता है। ईगो क्या करता है, यह बैलेंस का कार्य करता है। सुपर ईगो आदर्श की बात करता है, तो वहीं ईदम जो है हर कार्य को करने के लिए प्रेरित कर देता है। लेकिन वहीं पर जो ईगो होता है तो नहीं यह सुपर ईगो की बात मानता है और नहीं ईदम की बात मानता है। यह एक बीच का रास्ता निकाल करके और कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक। तो जिस व्यक्ति में क्या होता है कि ईदम की प्रधानता हो जाती है, वह क्या है कि गलत या सही जो भी रास्ता उसके दिमाग में आया उसको वह कर जाता है। और यही स्थिति होती है जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या या कोई गलत रास्ता उठा लेता है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत यही चीज़ें होती है कि उसके अंतर्गत ईदम की प्रधानता हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, ईदम की प्रधानता हो जाती है। वहाँ पे ईगो और सुपर ईगो उसका डेवलप नहीं हो पाता। ठीक। तो ईगो जो है हमेशा क्या करता है कि सही और गलत का बैलेंस निर्धारित करता है, और सुपर ईगो उसमें नैतिकता कि कौन सा कार्य, हम जो कार्य कर रहे हैं वह सामाजिक दृष्टि से अच्छा है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन करता है सुपर ईगो। ठीक है। लेकिन सुपर ईगो कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वह नैतिकता के चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि ईगो और सुपर ईगो में संबंध स्थापित नहीं हो पाता। ठीक है। तो व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए, और मध्यम मार्गी हो करके संबंध स्थापित करते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। अब देखिए, एक समस्या उत्पन्न होती है कि हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं। हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है। ठीक। और वह किसके लिए करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए, कि हमारे अंदर उससे क्या हो, सेटिस्फैक्शन पैदा हो। और यह जो है मनुष्य में जो सेटिस्फैक्शन होता है, यह 5 टाइप का सेटिस्फैक्शन होता है। कितने टाइप का सेटिस्फैक्शन होता है, 5 टाइप का सेटिस्फैक्शन होता है। पहला जो सेटिस्फैक्शन है, देखिए, हेल्थ सेटिस्फैक्शन है। क्या है, हेल्थ सेटिस्फैक्शन, यानी स्वास्थ्य संतुष्टि। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मैं दिखने में सुंदर दिखूं। ठीक। तो यह क्या है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेल्थ सेटिस्फैक्शन। दूसरा होता है वेल्थ सेटिस्फैक्शन, यानी धन संतुष्टि। यानी हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि हमारे पास धन संपदा हो, जिससे हम क्या करें कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक।
तो यह क्या है? दूसरा है वेल्थ सेटिस्फैक्शन। तीसरा है सेक्स सेटिस्फैक्शन, यानी सेक्स संतुष्टि की बात करता है। जब व्यक्ति क्या होता है कि उसके हेल्थ सेटिस्फैक्शन, वेल्थ सेटिस्फैक्शन जब होता है तो उसके अंतर्गत सेक्स सेटिस्फैक्शन की बात जागृत होती है, ठीक। और वह इसकी भी पूर्ति करने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। जब उसके अंतर्गत सेक्स सेटिस्फैक्शन होता है, उसके बाद वह सोशल सेटिस्फैक्शन की बात करने लगता है। किसकी बात करने लगता है? सोशल सेटिस्फैक्शन, यानी सामाजिक संतुष्टि की बात वो सोचने लगता है या करने लगता है, ठीक। अब देखिए, जब ये सेटिस्फैक्शन उसको पूरा होता है तब वह क्या करता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आत्मसंतुष्टि की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक। अब आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लोग जब नौजवान होते हैं, शरीर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि नौकरी पेशा के लिए चलते हैं, नौकरी पेशा मिल जाता है, फिर क्या करते हैं? शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह करने के बाद फिर क्या होता है कि उनको ये लगता है कि हमारे पास सारे संसाधन लगभग हो गए, लेकिन हमारी क्या हो कि समाज में कुछ छवि बने या सामाजिक दृष्टि से मैं कुछ बेहतर काम करूं, जैसे कि समाज में हमारी क्या बढ़े? प्रतिष्ठा बढ़े। तो वह सामाजिक संतुष्टि की बात करने लगता है, कुछ सामाजिक कार्य करने लगता है, कुछ सामाजिक पदों को धारण करने लगता है, ठीक। लेकिन इससे भी उसको जब संतुष्टि नहीं मिलती तो वह सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे आज आपको उदाहरण दूं, बिल गेट्स के पास क्या है? आज वो दुनिया की हर सुख सुविधा उपलब्ध है, हर सुख सुविधा उपलब्ध है, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बाद भी वो देखेंगे कि कोसी नदी जो बिहार में है, उसके विस्थापित लोगों के बीच में आकर के भ्रमण कर रहे हैं, असहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, यानी वह अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कि मनुष्य हमेशा जो है इन्हीं चरणों से हो करके गुजरता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। पर्लमैन एक मनोवैज्ञानिक हैं। पर्लमैन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं 4P सिद्धांत, ठीक। तो हमने पहले ही आप लोगों से चर्चा कर दिया कि व्यक्ति जो है तनाव में आता क्यों है। तो तनाव में हमने पहले चर्चा किया कि तनाव में तभी व्यक्ति आता है जब कभी वह कोई अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। जब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है तो तनाव में आता है। क्यों आता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए, ठीक। तो देखिए, पर्लमैन कहते हैं क्या कि 4P यानी वो 4 सिद्धांत देते हैं कि इन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इन समस्याओं से हम निजात कैसे पा सकते हैं। उन्होंने दिया 4P सिद्धांत। 4P में कहें कि व्यक्ति यानी पर्सन, व्यक्ति यानी पर्सन। दूसरे P से है कि प्रॉब्लम यानी समस्या। दूसरा P क्या है? प्रॉब्लम यानी समस्या। और तीसरा P है उनका प्लेस यानी स्थान। और चौथा P है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो देखिए, जब भी व्यक्ति को मनोसामाजिक समस्या हो तो उस मनोसामाजिक समस्या का निदान भी मनोचिकित्सकों या समस्या से परिपूर्ण शिक्षकों से ही की जा सकती है, ठीक। और इसके लिए समाज कार्य में कहा गया है कि एक समाज कार्यकर्ता होता है। और समाज कार्यकर्ता क्या है? सोशल वर्कर क्या है कि सोशल वर्कर सोशल समस्याओं से क्या होता है? परिपूर्ण होता है। उसको सोशल समस्याओं के बारे में जानकारी होती है। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति, अब देखिए पर्लमैन कहते हैं कि व्यक्ति क्या है? समस्या से ग्रसित है। तो जब समस्या से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक प्लेस पर जाना चाहिए। उसको कहाँ जाना चाहिए? एक प्लेस पर जाना चाहिए। और उस किस प्लेस पर जाना चाहिए?
उस प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ पे प्रशिक्षित सोशल वर्कर बैठा हो, जहाँ पे क्या हो कि सामाजिक समस्याओं का निदान करने वाला प्रशिक्षित सोशल वर्कर बैठा हो। तो देखिए यह स्थान है और यहाँ पे बैठा हुआ है कौन सा, प्रशिक्षित सोशल वर्कर, और यह व्यक्ति जो है क्या है, प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो यह प्रॉब्लम से ग्रसित व्यक्ति इस प्लेस पर आता है, इस प्लेस पर आता है यानी इस व्यक्ति से मिलता है, ठीक। और यह व्यक्ति जो है सामाजिक समस्याओं का ज्ञाता है। जब इस व्यक्ति के पास यह व्यक्ति आएगा तो यह सबसे पहले क्या करता है कि इस व्यक्ति से बात करता है, इस व्यक्ति से क्या करता है, बात करता है, ठीक। जब बात करता है तो जब भी कोई सामाजिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति किसी समाज कार्यकर्ता के पास पहुंचता है तो समाज कार्यकर्ता सबसे पहला काम क्या करता है कि उसकी सारी समस्याओं को जानने का प्रयास करता है कि यह व्यक्ति जो है किस प्रकार की समस्या से ग्रसित है। कोई इसकी आंतरिक समस्या है या कोई इसकी बाह्य समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है या कोई आर्थिक समस्या है, या कैसी समस्या है जिससे कि क्या है कि यह व्यक्ति ग्रसित होता है। और देखिए इसमें एक वर्क जरूरी है कि जब भी कोई सोशल वर्कर हो या सामाजिक समस्या से पीड़ित व्यक्ति हो, दोनों में आत्मीयता का संबंध होना चाहिए। दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, आत्मीयता का संबंध होना चाहिए। और आत्मीयता का संबंध में ये होना चाहिए कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से खुल करके बातें करें, यानी जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है और जो समाज कार्यकर्ता है, इन दोनों में क्या हो, खुल करके बातें होने चाहिए और दोनों में कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी दोनों की बात दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी दोनों का एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई समस्या से व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जब उस व्यक्ति के पास जाए, वह अपनी समस्या बताए, तो उसका यह कर्तव्य है कि उसकी समस्या को समझे और उसकी समस्या का मजाक न उड़ाते हुए, उस समस्या को सीरियस लेते हुए उसका समाधान बताने का प्रयास करे। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी समस्या तभी बता सकता है जबकि उसको उस पर विश्वास हो कि यह हमारी समस्याओं को क्या करेगा, सीरियस रूप से ले करके उसका समाधान करने का प्रयास करेगा। तो वही काम कौन करता है, समाज कार्यकर्ता। यहाँ पे वो बैठा हुआ है, ठीक। तो उसने क्या किया कि उस समस्या से पीड़ित व्यक्ति का सारा अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो देखिए उसके बाद डायग्नोसिस किया उसका, यानी निदान। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान। अब देखिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है आपकी सारी समस्याओं को पहले आपसे पूछने का प्रयास करता है कि जब भी कोई रोग होता है या कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जा करके क्या करते हैं, खुल करके अपनी समस्याएं बताते हैं। उसी प्रकार से आप सामाजिक समस्या से ग्रसित हैं तो भी आपको जा करके समाज कार्यकर्ता से क्या करना है, खुल करके अपनी समस्या को बताना है। जब डॉक्टर जिस प्रकार से क्या करता है कि आपके समस्याओं को सुनकर उसका उपचार करने का प्रयास करता है, तो उपचार करने से पहले क्या करता है, जैसे आपने किसी से बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो सारा चीज़ समझने के बाद वह आपको क्या करता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल देता है कि आप क्या करिए, जा करके अल्ट्रासाउंड करा करके लाइए। सेम बात यहाँ पे भी लागू होता है। यह क्या करता है, आपके सारी समस्याओं का वो डायग्नोसिस करता है, ठीक। जब आप अल्ट्रासाउंड ले करके आते हैं तब वह उस पर्टिकुलर बिंदु पर डॉक्टर पहुंचता है कि आपके शरीर में यहाँ पे समस्या है, इसलिए आपका इलाज इस तरह से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है। जो समाज कार्यकर्ता है आपके समस्याओं का डायग्नोसिस किया और जब आपकी समस्याओं का उसको अच्छे से पता चल गया तब उसका वह क्या करता है, उपचार शुरू कर देता है, यानी क्या करता है, ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। और जब ट्रीटमेंट शुरू करता है तब समस्याओं का निदान, समाधान होना
शुरू हो जाता है। अब आपको एक केस स्टडी मैं इससे उदाहरण से लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उदाहरण में एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है और उसके पापा बीमार हैं। उसके पापा क्या हैं? बीमार हैं। व्यक्ति के पास पैसा नहीं है कि उनका वो इलाज करा सके और ऐसी समस्या से लेकर के वह अवसाद में बैठा हुआ है, अवसाद ग्रसित होकर के बैठा हुआ है। उसको कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक, अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम हो गई लेकिन वह खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है? अक्षम है। ऐसे प्रॉब्लम को लेकर के वह पहुंचता है किसके पास? एक समाज कार्यकर्ता के पास पहुंचता है। ठीक, और समाज कार्यकर्ता जो है अपने प्लेस पर बैठा हुआ है। जब यह व्यक्ति अपनी ये सारी समस्याएं बताता है उस व्यक्ति से, तब वह व्यक्ति देखिए इसका निदान कैसे करता है। सारी समस्या उसकी समझ गया। जब समझ जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति को समझाता है कि सबसे पहला काम ये है कि तुम अपने पापा को फलाने जगह क्या है कि नज़दीक की स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ ले जा कर के उनका पहले क्या कराओ? वहाँ पे ले जा कर के उनको भर्ती कराओ, एडमिट कराओ। ठीक, वह व्यक्ति उसके कथनानुसार अपने पापा को ले जा कर के उस हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। ठीक, उसकी पहली समस्या समाधान हो जाती है। अब उस व्यक्ति के पास दूसरी समस्या ये आती है कि चूंकि व्यक्ति गरीब है तो दवा का तो खर्च वहाँ से होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पापा के लिए कुछ फल फ्रूट्स या दूध की भी आवश्यकता पड़ती है और उसके पास पैसा नहीं है। तो उस समस्या के लिए यह समाज कार्यकर्ता बोलता है, उसे यह बताने का प्रयास करता है कि आप कोई छोटा मोटा वर्क, जैसे आप क्या करो कि आसपास के कॉलोनियों में क्या करो कि पेपर उठाओ और यहाँ से पेपर मिलता है, यहाँ से पेपर उठा करके और आप क्या करो कि मोहल्लों में जा करके बांटना शुरू कर दो। वह पेपर उठाता है और पेपर उठा करके बांटना शुरू कर देता है। ठीक, जिससे उस व्यक्ति को क्या होता है कि कुछ धन अर्जित होने लगता है और उस धन से वह दूध, फल, फ्रूट अपने पापा के लिए ला करके देना शुरू कर देता है। ठीक, तो देखिए यह एक केस स्टडी थी कि व्यक्ति समस्या से परेशान था लेकिन उसको समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा था या उसके दिमाग में समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं थी और वह अवसाद में चला जा रहा था। ठीक, लेकिन जैसे ही वह एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता के पास गया तो उसने एक एक करके उसकी सारी समस्याओं का समाधान बताया और अंततः वह व्यक्ति सामाजिक समस्या से निकल गया और उसके अपने पापा को भी ठीक किया और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और अंततः अपनी अवसाद की स्थिति से भी वह क्या हुआ? बाहर निकला। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी किसी प्रकार की भी आपके पास समस्या आए, आपके पास हो सकता है कि स्टूडेंट है, आपके पास एग्जाम की समस्या आ सकती है, फाइनेंशियल समस्या आ सकती है, रिलेशनशिप की समस्या आ सकती है, कोई भी समस्या यदि आपके पास आए तो आपका यह कर्तव्य है कि आप अपनी समस्या को ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से शेयर करें और आपकी समस्या का 100% निदान होगा। ठीक है, यह मेरा विश्वास है। आप अपनी समस्याओं को लेकर के अंदर ही अंदर कुंठा का शिकार न हो और आप हमेशा इस समस्या को समस्या समझें और इसके निदान के लिए जो भी उपाय बताए जाएं उसको अक्षरशः पालन करें। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी आई होगी, लगी होगी। इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी आप लोगों को लाते रहूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।